विज्ञान अकादमी की ई पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तम हेतु विज्ञान विषय की पढ़ाई करेंगे और जिसके पाठ का नाम है जीवों में श्वसन। इस हेतु हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक का अनुसरण करेंगे और उसी के अनुकूल अपने पाठ्यक्रम की चर्चा आज हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन यह पाठ का शीर्षक है। जीव जंतु का अर्थ क्या होता है? वे सभी सजीव जगत से संबंधित चींटी, चींटे, मानव, जंतु, जानवर जितने प्रकार के हैं, और सजीव में एक पौधे भी आते हैं जिनको हम भाषा में वैज्ञानिक शब्दावली में पादप कहते हैं। तो जीवों में श्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है और पौधों में सांस लेने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, और कैसे जलीय जीव जो जल के भीतर रहते हैं, जैसे मछलियां हो गई, वो जल के भीतर सांस कैसे ले लेती हैं, है ना आश्चर्य की बात। तो इन सभी विषयों पर हम जानकारी लेंगे और हम आज इस जीवों में श्वसन नाम के इस पाठ के अंतर्गत मूलतः 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे कक्षा सप्तम के आधारभूत पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आप देखिए वो 7 बिंदु निम्नवत हैं। हम श्वसन क्यों करते हैं? क्या आवश्यकता है हमें श्वसन करने की? सांस हम क्यों लेते हैं? इसको हम प्रयास करेंगे समझने का। दूसरा बिंदु है श्वसन है क्या? सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होता है? क्या यह केवल सांस खींचना और सांस छोड़ना ही श्वसन है या इसमें कुछ और भी बातें हैं? हम इसको समझेंगे। इसके साथ हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम श्वास कैसे लेते हैं, कैसे इसकी प्रक्रिया पूरी होती है शरीर में। जैसे नाकों से वायु जाता है शरीर के अंदर, तो कहाँ जाता है, क्या होता है उस वायु से, यह समझने की कोशिश हम इस बिंदु में करेंगे। इसके बाद हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं जिसको हम उच्छ्वसन कहते हैं, तो उसमें हम क्या बाहर निकालते हैं वायु में, उसमें कौन सी वायु के घटक होती है। और हम पढ़ेंगे कि मानव शरीर के अलावा अन्य जंतुओं में जैसे गाय, भैंस, कॉकरोच, चींटे, इनमें श्वसन कैसे होता है। वहीं जलीय जीवों के अंदर श्वसन कैसे होता है। साथ साथ पेड़ पौधे भी तो हमारे जीवन का हिस्सा है, बिना उनके जीवन संभव नहीं। उनके श्वसन से हमारे श्वसन का क्या संबंध है, उनके आहार। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम श्वसन क्यों करते हैं। आपको पता है हम बहुत से कार्य करते हैं। आपने श्वास लेते हुए देखा होगा, प्राणायाम करना हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। आखिर हम ये करते क्यों हैं, इसकी जानकारी हमें चाहिए। आपको पता है सजीव शरीर बहुत से कार्य करता है, जैसे दौड़ना, खेलना, लिखना, ये बाह्य कार्य है। कुछ आंतरिक कार्य भी होते हैं, शरीर के अंदर होने वाले कार्य होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त निरंतर परिसंचरण होता रहता है, चलता रहता है। उसको कौन चलाता है, कैसे चलता है वो? उसी प्रकार दूसरा कार्य है कि हम बचपन में छोटे होते हैं, धीरे धीरे पोषण के कारण हमारे शरीर का विकास होता है। तो शारीरिक विकास भी एक प्रकार का धीमी गति से होने वाला कार्य है, यह भी एक कार्य है। अर्थात सजीव जगत में जितने भी प्रकार के जीव जंतु अथवा पादप यानी पौधे पाए जाते हैं, वे सभी कार्य करते हैं, और कार्य करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। इसको वैज्ञानिक शब्दावली में इसके समकक्ष एक और शब्द है ऊर्जा। तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मूलतः बात यह है कि कोई भी कार्य हमारा जीव शरीर यदि करता है तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हम कहां से लाते हैं? यह ऊर्जा हम लाते हैं भोजन खाने से। अब भोजन खाने से उस भोजन का टूटना होता है, भोजन विखंडित होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। और भोजन के विखंडन के पश्चात जो हमें ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा से हम
कार्य कर पाते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जीव शरीर कार्य करता है, कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसी ऊर्जा की प्राप्ति हेतु हमें भोजन का विखंडन करना यानी तोड़ना आवश्यक है, और उस भोजन को तोड़ने के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता होती है। अब श्वसन किस प्रकार भोजन को विखंडित करता है यह सब समझेंगे। तो सबसे पहला पद है श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया, जिसमें कि अंतः श्वसन है यानी वायु को अंदर की ओर खींचना, और दूसरी प्रक्रिया श्वसन में आती है वायु को शरीर से बाहर निकालना, जिसे उच्छ्वसन कहते हैं। दूसरा बिंदु है कि इस श्वसन करने से क्या होता है। तो जब भी श्वसन में ली गई वायु शरीर के अंदर जाती है तो उससे भोजन का विघटन होता है और उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो मूलतः हम यह कह पाएंगे कि श्वसन करने से अंतिम परिणाम यह है कि हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। उस ऊर्जा से हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब कार्य कितने प्रकार के होते हैं, आंतरिक कार्य होते हैं जो शरीर के भीतर होते हैं, जैसे कि मानव शरीर का विकास होना, शरीर के भीतर जितने भी भोजन करने के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको उत्सर्जित करना, तो उत्सर्जन भी एक प्रकार का कार्य हुआ। उसी प्रकार शरीर का पोषण और संवर्धन करना, शरीर का विकास करना, बचपन से युवा अवस्था तक आने में शरीर के आकार, आकृति, संरचना में परिवर्तन आता है। तो ये सारे कार्य आंतरिक कार्य में आते हैं, और हमारे द्वारा खेलना, कूदना, दौड़ना, कोई शारीरिक परिश्रम द्वारा किसी कार्य को करना, ये सब शरीर के बाह्य कार्य है। अब इस के माध्यम से हमें समझ आ गया है कि श्वसन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा के द्वारा हम कार्य करते हैं। तो इस चीज को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हम श्वसन क्यों करते हैं। तो यहां इसको समझने के लिए हम सबसे पहले उस आंतरिक कार्य वाले बिंदु पर आएंगे कि आंतरिक कार्य कौन करता है। बाहर के कार्य तो हमारे हाथ करते हैं, पेशियां करती हैं, हमने पढ़ा था। और अंदर के कार्य कौन करते हैं, तो अंदर कार्य करने के लिए शरीर के भीतर शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्म इकाइयां होती हैं, और उन इकाइयों को हम कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं ही सारे आंतरिक कार्यों को पूरा करती हैं। तो यहाँ लिखा गया है, समझाया गया है आपके लिए, आप इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका ही जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, अर्थात कोशिकाओं के कारण ही किसी सजीव शरीर की संरचना प्राप्त होती है, और सजीव शरीर आंतरिक और बाह्य कार्य भी करने में सक्षम होता है। जीव की प्रत्येक कोशिका कौन कौन से कार्य करती है, पोषण करती है, परिवहन करती है, परिवहन अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जैसे शरीर के भीतर रक्त का परिवहन पूरे शरीर के अंगों तक होना, और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर तक निकालना, ये सारे कार्य। जनन करना यानी अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया में भी कोशिकाओं का अहम भूमिका होती है। कोशिकाओं की इस प्रकार के कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिकाएं हमारी कोशिका निभाती हैं, और इन सभी कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता है, फिर से याद कीजिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो कोशिकाओं को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा भोजन के विखंडन द्वारा प्राप्त होगी। भोजन के विखंडन के लिए हमें श्वसन करने की आवश्यकता होती है। पुनः एक बार मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम श्वसन क्यों करते हैं। तो सजीव शरीर को आंतरिक और बाह्य कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता भोजन के विखंडन यानी टूटने के कारण प्राप्त होती है, और भोजन को तोड़ने के लिए हमें वातावरण से बाहर से ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, जो वायु के रूप में हम शरीर के अंदर खींचते हैं और शरीर से अपशिष्ट वायु को बाहर भी निकालते हैं, और इसीलिए हमें श्वसन करने की आवश्यकता होती है। तो यहां हमें दो पारिभाषिक शब्द मिले, एक कोशिकाएं, दूसरा ऊर्जा। तो इन पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा को भी जान लेना आवश्यक है कि ये कोशिका किसे कहते हैं, ऊर्जा क्या है भाई। तो देखिए, एक बार पुनः इस बात पे विचार कर लें कि सजीव शरीर कार्य करता है। कार्य आंतरिक कार्य और बाह्य कार्य दो प्रकार के होते हैं। कार्य करने हेतु हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा से क्या होता है, भोजन का विघटन होगा तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी,
और यह ऊर्जा ही कार्य करती है, और ऊर्जा भोजन के विघटन से प्राप्त होगी। यह ऊर्जा भोजन के विघटन से यदि प्राप्त होती है तो विघटन होगा कैसे? इसी के लिए तो हमें श्वसन करने की आवश्यकता है। भोजन को तोड़ने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, और श्वसन अंतः श्वसन होता है जब हम वायु को अंदर की ओर खींचते हैं अपने नाक से, और अपने नासिका के माध्यम से अपशिष्ट वायु को अथवा अनुपयुक्त वायु को, जिसका उपयोग नहीं है शरीर में, उसको हम बाहर की ओर निकालते हैं, उसे उच्छ्वसन कहते हैं। तो पारिभाषिक शब्दों को हम यहां लिख लेंगे। पारिभाषिक शब्द है कोशिका, सजीव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको हम पुनः एक बार अंतिम स्वरूप में समझने का प्रयास करते हैं कि हम श्वसन क्यों करते हैं। तो उसका उत्तर है कि हम श्वसन इसलिए करते हैं क्योंकि सजीव शरीर को कार्य करने की आवश्यकता होती है, और कार्य करने की आवश्यकता के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोजन के विखंडन द्वारा प्राप्त होता है, और भोजन के विखंडन के लिए यानी तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, जो कि हम श्वसन के द्वारा अंतः श्वसन में लेते हैं। अतः श्वसन आवश्यक है। अब श्वसन के कितने प्रकार हैं? एक है वायवीय श्वसन, अर्थात वैसा श्वसन जिसमें भोजन को तोड़ने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, अर्थात वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आइए देखें। कोशिका के अंदर भोजन, भोजन यानी ग्लूकोज, क्योंकि आप समझते होंगे कि आप जो कुछ भी भोजन खाते हैं, रोटी, दाल, चावल इत्यादि, ये सारे भोजन का सबसे सूक्ष्मतम स्वरूप ग्लूकोज है। अन्य भी कुछ चीजें होती हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं इत्यादि, किंतु अभी हम सप्तम कक्षा में भोजन के उन घटकों के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। हम अभी यही सिर्फ समझेंगे कि भोजन का सबसे सूक्ष्मतम स्वरूप हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। तो जब भी हम भोजन के विखंडन यानी तोड़ने की बात करेंगे तो हमारा मतलब होगा कि हम ग्लूकोज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। फिर से बात करें, कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। यहां ध्यान देने की बात है कि भोजन कितने रूप में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलती है भोजन टूटने से, और जल निकलता है। साथ में हमें मिलता क्या है भोजन के टूटने से? फिर पीछे की बात को याद करेंगे, ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा से शरीर कार्य करता है। जब भी आपको भोजन तोड़ने की आवश्यकता हो, और भोजन तोड़ने के लिए यानी ग्लूकोज का विखंडन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, ऑक्सीजन के उपयोग से ही भोजन टूटता हो, यानी ऑक्सीजन कहां से लेंगे? वायु से लेंगे। तो इस प्रकार के श्वसन को हम वायवीय श्वसन कहेंगे। तो भोजन के विखंडन से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है, यह हम समझ लेंगे। फिर से हम एक बार बता दें, कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके होता है, भोजन का विखंडन, और ऑक्सीजन का उपयोग करके जब भोजन टूटता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। और जब कभी भी कोशिका के अंदर भोजन के विखंडन हेतु वायु की आवश्यकता हो, मैं पुनः अपनी बातों की पुनरावृत्ति कर रहा हूं, जब कभी भी भोजन को विखंडित करने के लिए यानी तोड़ने के लिए वायु की आवश्यकता हो, अर्थात वायु में प्रक्षिप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, तो उसे ही हम वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन एक पारिभाषिक शब्द है, इसे भी हम नोट कर लेंगे, लिख लेंगे कि वायवीय श्वसन वह श्वसन है जिसमें भोजन को विखंडित करने के लिए वातावरण से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोजन विखंडित होता है, या भोजन विखंडित करने के लिए जब जब ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, तो इस प्रकार के श्वसन को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और भोजन के विखंडन में क्या क्या प्राप्त होता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो आइए इस समीकरण को भी हम समझने का प्रयास करें कि वायवीय श्वसन हेतु प्रक्रियाओं को किन चरणों में लिखा जाएगा। तो वायवीय श्वसन है क्या? भोजन का विखंडन। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि केवल सांस खींचना और छोड़ना ही श्वसन नहीं है,
सांस खींचने और छोड़ने से एक घटना घटित होती है। वो क्या है? शरीर के अंदर भोजन का सूक्ष्मतम स्वरूप यानी ग्लूकोज वो टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, और उसके विखंडन के कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी वहां निर्मुक्त होता है। तो आइए हम इसको समझें। सबसे पहले भोजन के रूप में हमारे पास सूक्ष्मतम कण क्या है? ग्लूकोज। यह ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में विखंडित होगा? बोलिए। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के उपयोग में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज विखंडित होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ हमें जल और इसके साथ ऊर्जा। अब आप समझिए कि ऊर्जा का उपयोग करके शरीर तो कार्य करेगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड यह अनुपयुक्त रहती है और इसीलिए यह अनुपयुक्त गैस को हमें बाहर भी तो शरीर से निकालना होगा और इसीलिए हम सांस छोड़ते हैं। तो सांस छोड़ने के अंतर्गत हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इस ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है। यही वायवीय श्वसन हेतु समीकरण है। आइए हम इसको रासायनिक स्वरूप में यानी केमिस्ट्री की भाषा में समझने का कोशिश करें। ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण क्या है? आप देखिए, ग्लूकोज को हम C6H12O6 यानी कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 घटकों को जोड़कर C6H12O6 बनाते हैं। इसके पश्चात यह ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी हम इसमें जोड़ेंगे, ग्लूकोज में जोड़ेंगे ऑक्सीजन यानी O2। आप यहां देख पा रहे होंगे ये O2 है, ठीक है, O2 यानी ऑक्सीजन। तो जब कभी भी ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होता है तो हमें उससे प्राप्त होता है, ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र यहां CO2 लिखा गया है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके साथ क्या मिलता है विखंडन में? हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल मिलता है। तो जल को हम रासायनिक स्वरूप में H2O कहते हैं। तो यहां H2O भी दर्शाया जा रहा है और ATP के फॉर्म में ऊर्जा को हम सांकेतिक भाषा में लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वायवीय श्वसन क्या है। तो जब कभी भी भोजन का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में हमें प्राप्त क्या होता है? तो भोजन के विखंडन के पश्चात वायवीय श्वसन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके हेतु हमने भाषा में तो वायवीय श्वसन के समीकरण लिखे ही है और समझा दिया। यहां यह भी बता दिया कि ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र क्या है, ऑक्सीजन के रासायनिक सूत्र क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक सूत्र क्या है, जल के क्या है और ऊर्जा को किस सांकेतिक भाषा में हम लिखते हैं। तो यहां आपको समझ में आ गया कि वायवीय श्वसन हेतु रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यह वायवीय श्वसन हेतु रासायनिक समीकरण है कि ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी 6O2, इन दोनों के मिलने से भोजन विखंडित होता है और विखंडन के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 और जल यानी 6H2O और ऊर्जा ATP के रूप में। तो हम इसका रासायनिक समीकरण भी लिख सकते हैं। यहाँ दो प्रश्न महत्वपूर्ण है। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? उत्तर है जब कभी भी भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उससे जिस श्वसन का उपयोग करके हम यह भोजन का विखंडन करते हैं इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। पुनः एक बार कह दें, भोजन के विखंडन हेतु जब जब ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तो ऑक्सीजन का आवश्यकता को दर्शाते हुए जब भोजन का विखंडन होगा तो उसे वायवीय श्वसन कहेंगे। वैसा श्वसन जिसमें भोजन के विखंडन हेतु ऑक्सीजन की सहायता ली जाती है इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन के अंतर्गत भोजन के विखंडन के पश्चात हमें तीन चीजें प्राप्त होती हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल
और तीसरा ऊर्जा। मैं समझता हूं कि आज की कक्षा में आपको श्वसन किसे कहते हैं यह समझ में आ गया, श्वसन की परिभाषा क्या है यह समझ में आ गया, और हम श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन के प्रकार क्या हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन के विषय में हमने जानकारी लिया। जब भी भोजन के विखंडन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तो इसके लिए किए जाने वाले श्वसन को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। यही अवायवीय श्वसन वैसे श्वसन को कहते हैं जिसमें भोजन के विखंडन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात जब कभी भी भोजन के विखंडन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता न हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो जाए, तो ऐसे प्रक्रम को पूर्ण करने हेतु जो श्वसन आवश्यक हो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। संक्षेप में एक बार पुनः जान लें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। आज की ई पाठशाला की कक्षा में मात्र इतना ही। आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज के इस व्याख्यान को माँ भारती के चरणों में समर्पित करते हुए और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम आज की इस व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आने वाली कक्षाओं में ई पाठशाला के माध्यम से ही हम इस पाठ के व्याख्यान को निरंतरता प्रदान करेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।